होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण सूचना। ये सूचना निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विज्ञापन संख्या 51, असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञापन संख्या 51 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके 9 जुलाई से रजिस्ट्रेशन होना भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन इस रजिस्ट्रेशन को करते समय आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना होगा। इसमें जो दिए हुए निर्देश हैं उनका पालन करना होगा। अगर कहीं भी कोई गलती हो जाती है तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए, कौन सी बातों को ध्यान में रखना है हम उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये तो आप सभी को पता ही है कि जो है, ये पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ कि 9 जुलाई से इसके फॉर्म रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इसका शुल्क 9 जुलाई से जमा होना शुरू हो गया है। इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है 7 अगस्त है। फीस जमा करने की लास्ट डेट 8 अगस्त है और फाइनल सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त है। ये आपको पहले ही जानकारी मिल चुकी है। तो विज्ञापन संख्या 51 में कुल 917 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। तो इसके लिए जो है अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है उनको हम देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले जो है, आप इस महत्वपूर्ण सूचना को अवश्य ध्यान दें। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन पद्धति यानी ऑनलाइन मोड में ही आवेदन मांगे गए हैं। अन्य किसी भी माध्यम से इसमें स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दूसरा है, इसमें इस चयन प्रक्रिया संबंधी सूचना समस्त जानकारी इसके जो है पोर्टल है upHESC51.com पर या फिर uphesc.org पर भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भलीभांति समझ लें और उसके बाद आवेदन करें। तो इन निर्देशों को आपको समझना बहुत आवश्यक है, तभी आप आवेदन करें, क्योंकि कहीं भी कोई गलती हो जाती है तो ये फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है और फॉर्म की फ़ीस भी 2000 रुपये है, तो महंगा पड़ सकता है। इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आयोग के उक्त पोर्टल पर प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित निम्न जानकारियां उपलब्ध हैं, जिनका आवेदन से पूर्व सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। तो हम उनको अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं, अगर उसमें कोई कठिनाई आती है तो आप इसमें एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 8851860635। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। चलिए, हमें कोई समस्या ना आए इसके लिए हम पूरे इस निर्देश को पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक बार आवेदन सबमिट करने के बाद उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकेगा, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको आवेदन करना है, फॉर्म भरना है। इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। और अगर बाई चांस किसी से कोई गलती हो गई है, किसी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और अपनी जो है उसमें कोई गलती हो गई है, फाइनल सबमिट भी कर दिया है, तो आपको नया आवेदन करना पड़ेगा। वो भी नए नंबर से और नए ईमेल आईडी से करना होगा, क्योंकि एक ईमेल आईडी से एक ही आवेदन किया जा सकता है, इसमें साफ लिखा हुआ है। तो अगर आपका पहला वाला आवेदन किसी कारण से गलत हो गया है, कोई उसमें गलती हो गई है और आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, तो आपको नए नंबर से नए ईमेल आईडी से आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो फीस है वो किसी भी दशा में वापस नहीं की जाएगी। इसलिए जब आप नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको फ़ीस भी जमा करनी होगी और नया आवेदन करना होगा। जो बाद का आवेदन होगा उसी को आपको सही माना जाएगा, उसी को जो है स्वीकार किया जाएगा। पहले के सारे आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। अंतिम में यहाँ पे लिखा हुआ अंतिम आवेदन को ही स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। तो इसलिए ऐसी कोई भी दशा ना आए, इसलिए आप बहुत ध्यानपूर्वक अपने फॉर्म को भरिएगा और जिससे कि दोबारा जो है फॉर्म ना भरना पड़े, आपका पहली बार में फॉर्म अच्छे से भर जाए। ध्यानपूर्वक भरिएगा। इसमें आगे लिखा हुआ है कि आवेदन में की गई घोषणा, जो भी इसमें डिटेल मांगी गई उसको बहुत सही भरना है आपको। अगर उसमें कोई भी गलत घोषणा की जाती है, आपको परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा और कोई दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इसलिए अपनी सारी जानकारियों को सही भरिएगा। आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख ना करने या 10 अगस्त 2022 को 62 वर्ष से अधिक आयु होने पर आवेदन सबमिट नहीं होगा। जिनकी आयु 10 अगस्त को 62 वर्ष से अधिक हो रही है तो वो भी इसमें आवेदन नहीं कर सकेंगे। और अगर किसी ने अपने आवेदन में जन्मतिथि का उल्लेख नहीं किया है तो भी उनका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसलिए जन्मतिथि का उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। निर्धारित साइज की फ़ोटो अपलोड न करने पर और निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर न करने पर
घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर अभ्यर्थियों का आवेदन तथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लास्ट में एक घोषणा पत्र दिया गया है, उसमें भी आपको जो है हस्ताक्षर करने होंगे। अगर उसमें हस्ताक्षर वगैरह रह जाते हैं तो तब भी आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं। मतलब आप जिस पोस्ट के लिए, जिस पद के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो उसकी क्या अर्हता है उसको आप अच्छे तरीके से ध्यान दे लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, तभी आप विज्ञापन तभी आप आवेदन करें। नेक्स्ट है, आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। जो आवेदन स्वीकार करने के जो लास्ट डेट है, यानी इस समय 10 अगस्त है जो लास्ट डेट है, तो 10 अगस्त तक आपको जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की निर्धारित अर्हता को प्राप्त कर लें। आपको जो भी सर्टिफिकेट वगैरह प्राप्त करने हैं वो तब तक मिल जाने चाहिए उस डेट से पहले तक, तभी आप इस पद के लिए, इस परीक्षा के लिए अर्ह होंगे। नेक्स्ट है, ऑनलाइन आवेदन सबमिट होने के पश्चात आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेंडर आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। जब आप फाइनल सबमिट कर लेंगे तो इसमें कोई भी करेक्शन नहीं किया जा सकता। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय, आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएं सही भरें। गलत जेंडर यानी लिंग भरने पर अथवा ऐसा फोटो चस्पा करने पर जिसमें जेंडर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, साफ साफ नहीं मालूम पड़ रहा है, तो ऐसे गलत फोटो को चस्पा करने पर भी आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा, उसमें कोई भी संशोधन संभव नहीं होगा। नेक्स्ट है, हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। आपकी हाई स्कूल में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसी को माना जाएगा, अन्य कोई भी अभिलेख से आपकी डेट ऑफ बर्थ को मान्यता नहीं दी जाएगी। इसलिए हाई स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को आप डालेंगे। आगे देखते हैं आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क इसका जो श्रेणीवार है, सामान्य श्रेणी का 2000 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS का भी 2000 है, OBC यानी पिछड़ा वर्ग का भी 2000 आवेदन शुल्क है, और अनुसूचित जाति का 1000 और अनुसूचित जनजाति का 1000 है। आवेदन शुल्क के अतिरिक्त भी जब आप पेमेंट करेंगे इसका फीस का, डेबिट कार्ड से करेंगे तो कोई चार्ज नहीं जाएगा, वहीं UPI से करेंगे तो कोई चार्ज नहीं जाएगा, और बाकी सब कार्ड से यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इन सभी कार्ड से कुछ पैसा 15 रुपये नेफ्ट करने से, RTGS करने से आपका 15 रुपये चार्ज जाएगा, और वॉलेट 40 रुपये चार्ज और 20 रुपये चार्ज जाएगा, और आपका क्रेडिट कार्ड से 2000 जो जनरल वाले हैं उनसे 20 रुपये कटेगा, और जो SC ST वाले हैं उनसे 10 रुपये का चार्ज कटेगा। इसी तरीके से सबका दिया गया है, तो यहाँ इस तरीके से सबका चार्ज भी कटेगा। ये अतिरिक्त देय धनराशि है। तो आप अपना डेबिट कार्ड से, अगर आपको कोई चार्ज नहीं देना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड से और UPI से आप इसका फॉर्म की फ़ीस भर सकते हैं, जिससे कोई चार्ज नहीं कटेगा। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क में भुगतान के आधार पर दिए गए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क को जोड़कर कुल जमा राशि आवेदन हेतु जमा करेंगे। मान लीजिए आप जिस कार्ड से, जिसके थ्रू आप जिस मोड में भी आप अपनी फ़ीस जमा कर रहे हैं, तो उसका जो भी चार्ज आ रहा है तो उसको जोड़कर यहाँ पर धनराशि काटी जाएगी। इसके अलावा अन्य कोई राशि मान्य नहीं होगी। नेक्स्ट है, अन्य राज्य के जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोग हैं, तो वो सभी अनारक्षित वर्ग में सम्मिलित किए जाएंगे। जो अन्य राज्य के हैं उनको कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उनको फीस में भी कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए उनको फीस में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है, रिक्तियों का विवरण। विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न विषयों में 917 पदों का श्रेणीवार विवरण यहाँ पर दिया जा रहा है। इस विषय में मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें से 917 पदों का विवरण दिया था, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगी। और चलिए आगे की सूचना पढ़ते हैं। अधिकतम आयु तथा वेतनमान। इस विज्ञापन में उल्लिखित पदों के सापेक्ष सहायक आचार्य पद हेतु आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों की आवेदन करने की अंतिम तिथि को अधिकतम आयु 62 वर्ष हो। मतलब यहाँ 62 ईयर्स तक के लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 10 अगस्त तक आपकी 62 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। सहायक आचार्य पद हेतु अनुमान्य वेतनमान 15,600 से 39,100 तक है। ग्रेड वेतन इसका 6,000 रुपये है। ग्रेड वेतन इसका 6,000 रुपये है। और
जो है इसके अलावा समय समय पर जो भत्ते दिए जाते हैं वो सब हैं। तो ये इस तरीके से इसका वेतनमान है। आरक्षित श्रेणी के आवेदन हेतु निर्देश भी दिए गए हैं, उनको देखते हैं। जो आरक्षित श्रेणी के लोग हैं उनको आवेदन करना है तो वही निर्देशों को अवश्य पढ़ें। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी। अगर आप एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करते हैं तो भी आपको केवल एक ही छूट दी जाएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा लाभ होगा वही छूट आपको दी जाएगी, उसी का आरक्षण का लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित दिव्यांगजन को जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे। साफ साफ लिखा है कि जो उत्तर प्रदेश के निवासी उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अन्य राज्य के जो आवेदक होंगे उनको कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जैसी भी स्थिति हो की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतः उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य नहीं होगा। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो ये साफ लिखा है यहाँ पे, अगर आरक्षण लेना है तो महिलाओं को जो है अपने पिता पक्ष की ओर से जाति प्रमाण पत्र जो मिला है वही मान्य होगा। पिता पक्ष की तरफ से जो उनकी जाति है, जातिगत आरक्षण लेना है तो वो पिता पक्ष की तरफ से आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। पति की तरफ से प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, तो इसमें कन्फ्यूज़न बहुत रहता है। तो यहाँ पे साफ साफ देख लीजिए कि पिता के पक्ष की ओर से आपके जो है आपका प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए, उसी प्रमाण पत्र का आप लाभ ले सकते हैं, उसी का आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतः उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य नहीं होगा। महिला अभ्यर्थी के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। एक ही नियम है कि उनकी जो है पिता पक्ष की ओर से जो निर्गत जाति प्रमाण पत्र होगा उसी का लाभ उनको मिलेगा। नेक्स्ट है ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत है तथा उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए। तो जो विकलांग प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, जो विकलांग हैं उनको अपना प्रमाण पत्र जो है इसके साथ में लगाना है और उसमें कितने प्रतिशत विकलांग है उसका भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करना है। आगे देखते हैं ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर यानी जो EWS वर्ग के हैं दावा करते हैं, उन्हें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर वर्तमान तिथि का बना हुआ निर्गत हो। यानी करेंट का EWS का कैटेगरी में अगर आप डाल रहे हैं तो आपका करेंट का बना होना चाहिए और तभी वह मान्य होगा। उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थियों को ही उक्त वर्ग का लाभ अनुमन्य होगा। और ये भी साफ है कि ये EWS का जो लाभ है वो केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को ही जो है प्राप्त होगा और वर्तमान स्थिति का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। आगे देखते हैं जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत हैं, वे अपने सेवा योजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC जरूर प्राप्त कर लें और जिसे मांगे जाने पर आयोग को प्रस्तुत करना होगा। प्रारंभ में यहाँ पर ये लिखा है कि प्रारंभ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, लेकिन इसको साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ये जो NOC आप अभी ले लेंगे तो वो NOC आपको इंटरव्यू के टाइम आपको ज़रूर प्रस्तुत करना होगा, तभी आप इंटरव्यू दे सकेंगे। पुरुष या महिला अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां, पति अथवा ऐसी महिला पुरुष अभ्यर्थी जिसने एक पुरुष या महिला से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी या पति है, पात्र नहीं समझेंगे। यानी बहुविवाही और जो है एक से अधिक पत्नी हो या एक से अधिक जो है पति हो, ऐसे महिलाओं ऐसे पुरुषों का जो है आवेदन निरस्त माना जाएगा, वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट है आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन अंतिम रूप से आवेदन पत्र सबमिट करने से पूर्व ही किया जा सकता है। यानी कि आप जब फाइनल सबमिट करने जा रहे हो तो उससे पहले अपने फॉर्म को एक बार फिर से देख लीजिएगा और
तब तक आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सबमिट करने के बाद, एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। तो इसलिए जब आप फाइनल सबमिट करें तो उससे पहले एक बार फिर से उसको चेक कर लें, सारे पॉइंट, सारे आवेदन में जो भी जानकारी दी है वो सब सही होनी चाहिए, आपके फॉर्म, आपके फ़ोटो, आपके सिग्नेचर सब सही जगह पर होने चाहिए, सभी प्रमाण पत्र लगे होने चाहिए। उसके बाद ही आप फाइनल सबमिट करें, क्योंकि उसके बाद कोई भी संशोधन नहीं किया सकेगा, कोई भी करेक्शन नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट है अभ्यर्थी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में वाद दायर होने अथवा ना होने। मीन्स कोई भी वाद विवाद आपका जो है, कोई भी केस आदि ना चल रहा हो, तो इस तरीके का कोई तथ्य ना छुपाएं, और अगर ऐसा छुपाते हैं तो इसके बाद आपके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। इसलिए अपने कोई भी तथ्य को इसमें ना छुपाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु यहाँ पर न्यूनतम अर्हताएँ दी गई हैं, चलिए उसको देखते हैं। मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट आपका ग्रेड सिस्टम होना चाहिए, या इक्विवेलेंट आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। और इसके बाद जो है आपका जो है नेट होना चाहिए, यूजीसी नेट या CSIR नेट होना चाहिए। इसके अलावा स्लेट सेट भी हो सकता है, और या फिर PhD डिग्री होनी चाहिए, PhD या और MPhil या PhD डिग्री होना चाहिए, और ये सभी आपके 2009 और 2016 के अमेंडमेंट जो रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मार्क्स एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है 5% का दिया गया है। जो कि OBC कैटेगरी के हैं, SC कैटेगरी के हैं, उनको 5% यहाँ पर रिलैक्सेशन मिला है, और जो ब्लाइंड हैं, मीन्स विकलांग लोग हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर 5% जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। जिन सब्जेक्ट के जो अंतर संबंधित विषय हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है कि वो किस सब्जेक्ट में मान्य होंगे, किस सब्जेक्ट में काउंट किए जाएंगे। तो जो हिंदी भाषा में जिन्होंने भाषा विज्ञान से जो किया है, तो उनको भी हिंदी में ही वो आवेदन करेंगे, उर्दू वाले उर्दू में करेंगे ही। भाषा विज्ञान जिन्होंने लैंग्वेज ली हो या अप्लाइड इंग्लिश से MA किया हो, तो वो भी अंग्रेजी में ही काउंट होंगे। संस्कृत के संस्कृत में काउंट होंगे, चित्रकला और ड्राइंग पेंटिंग कला वाले कला में रहेंगे, संगीत गायन वाले संगीत गायन में रहेंगे, संगीत सितार वादन वाले संगीत सितार वादन में अप्लाई करेंगे, संगीत तबला वाले संगीत तबला में अप्लाई करेंगे, इतिहास वाले इतिहास में अप्लाई करेंगे, प्राचीन इतिहास वाले प्राचीन इतिहास में अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर एशियन कल्चर में कौन अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने प्राचीन इतिहास पढ़ा हो, मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास पढ़ा हो, या पाश्चात्य इतिहास किया हो, या पुरातत्व इतिहास किया हो, वो सभी एशियन कल्चर में अप्लाई कर सकेंगे। भूगोल के लिए भूगोल से MA होना चाहिए, मनोविज्ञान में मनोविज्ञान से MA होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र में मास्टर ऑफ एजुकेशन MEd वाले भी शिक्षा शास्त्र में डाल सकते हैं, MEd वाले शिक्षा शास्त्र में डालेंगे। दर्शन शास्त्र में से MA होना चाहिए, मानव शास्त्र में MA होना चाहिए, समाज शास्त्र में MA होना चाहिए, अर्थशास्त्र में MA होना चाहिए। इसके अलावा इसमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। राजनीतिक अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन जिन्होंने पढ़ा है या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में से MA किया है, तो वो भी इसमें राजनीतिक शास्त्र में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा में फिजिकल एजुकेशन से आप MA होना चाहिए, या सैन्य विज्ञान या सैन्य अध्ययन में जो है अप्लाई करेंगे वो लोग जिन्होंने रक्षा और जो है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ किया हो। गृह विज्ञान में वो सभी अप्लाई करेंगे जिनका जो है स्पेसिफिकेशन फूड एंड न्यूट्रिशन में हो, चाहे क्लॉथिंग टेक्सटाइल में हो, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट में हो, चाहे फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट में हो, चाहे एक्सटेंशन एजुकेशन से किया हो, वो सभी होम साइंस में अप्लाई कर सकेंगे। BEd में जिन्होंने MA एजुकेशन किया वो भी BEd में डाल सकते हैं। विधि कानून में जो है आपका लॉ से ही MA होना चाहिए। वाणिज्य कॉमर्स साइड में जिन्होंने व्यवसायिक प्रबंधन प्रशासन पढ़ा है वो भी कॉमर्स में अप्लाई कर सकेंगे। रसायन विज्ञान में रसायन विज्ञान से केमिस्ट्री से आप MSc होना चाहिए। वनस्पति विज्ञान में जिन्होंने प्लांट साइंस पढ़ा है, या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है, या माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है, या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है, या फिर बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है, या अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री पढ़ा हो, या मेरिनो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा हो, या फिर जेनेटिक्स पढ़ा हो, या एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ा हो, वो सभी वनस्पति विज्ञान के पद पर अप्लाई कर सकेंगे। प्राणी विज्ञान में जूलॉजी में जो है एनिमल साइंस वाले, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले, बायोटेक्नोलॉजी MTech वाले, माइक्रोबायोलॉजी वाले,
मॉलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स वाले और इन्वायरमेंटल साइंसेस जिन्होंने पढ़ा है वो सभी इस जूलॉजी के पद पर भी अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट है मैथ के लिए, मैथ में एमएससी होना चाहिए, भौतिकी में फिजिक्स से एमएससी होना चाहिए, या फिर आप अप्लाइड फिजिक्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। सांख्यिकी में सांख्यिकी से एमए होना चाहिए। कृषि अर्थशास्त्र में पीजी एग्री इकोनॉमिक्स से किए हों एंड बिजनेस मैनेजमेंट किया हो, या फिर पीजी लाइव स्टॉक इकोनॉमिक्स किया हो, वो भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट है उद्यान विज्ञान उद्यानिकी, हार्टिकल्चर में एमएससी एग्रीकल्चर से किया हो विद स्पेशलाइजेशन, या वेजिटेबल साइंस से किया हो, या फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग से किया हो, फूड प्रोटेक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से किया हो, पैमोलॉजी एंड फ्रूट साइंस पढ़ा हो, मेडिकल एरोमेटिक या प्लांटेशन या स्पाइस पढ़ा हो, तो ये सब से जो पढ़ा जिन्होंने कोर्स किया है वो भी इसमें जो हार्टिकल्चर में अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट है पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, इसमें एमएससी एग्रीकल्चर डेयरी टेक्नोलॉजी डेयरी साइंसेज, एमएससी डेयरी टेक्नोलॉजी एमटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, एमएससी लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एमएससी एग्रीकल्चर एनिमल न्यूट्रिशन, एमएससी एनिमल न्यूट्रिशन, एमएससी एलपीएम, एमएससी एनिमल साइंसेज, एमएससी जेनेटिक्स एनिमल ब्रीडिंग, ये सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसके आगे दिया गया है एमएससी एनिमल हस्बेंड्री, एमएससी एग्रीकल्चर पोल्ट्री साइंस पोल्ट्री हस्बेंड्री, इन सभी में जो है ये सभी जिन्होंने पढ़ाई करी है वो सारे पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान वाले उसमें विज्ञप्ति पे आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, इस विज्ञापन में निहित सहायक आचार्य पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के 6 स्तर हैं। तो 6 स्टेप्स में ये फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले अभ्यर्थी को पोर्टल पर इस विज्ञापन के सापेक्ष रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को अपने विषय का चुनाव करना होगा। उसके उपरांत मांगी गई सूचनाएं तथा जैसे नाम, ईमेल, श्रेणी, मोबाइल नंबर, ये सभी रजिस्ट्रेशन में भरना होगा। और उसमें जो है एक जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको 4 अंकों का ओटीपी नंबर प्राप्त होगा और ओटीपी नंबर को यथास्थान पर अंकित करने के उपरांत उससे सत्यापित वेरीफाई करना होगा। ओटीपी नंबर प्राप्त होते ही अभ्यर्थी को लॉगिन पासवर्ड बनाना होगा। ये आपको जब ओटीपी मिल जाएगा उसको डालते ही आपको एक लॉगिन पासवर्ड बनाना होगा, जिससे कम से कम एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेसिफिक लेटर कैरेक्टर और एक नंबर होना चाहिए, जिसकी संख्या न्यूनतम 6 अंकों का जो है और अधिकतम 30 अंक का हो सकता है। तो आपको एक अपना वेरीफाई आपको लॉगिन पासवर्ड बनाना होगा। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट स्टेप होगा। फिर इसका दूसरा स्टेप होगा, अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद होम पेज पर दाईं ओर सबसे ऊपर दिए गए बटन रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना पंजीकरण संख्या और पासवर्ड वहां पर डालेंगे और उसके बाद जो है आपको आपसे पर्सनल डिटेल जो है खुल के आ जाएगी, उसको भरना होगा। उसमें सारी सूचनाएं भरनी होंगी और फिर इसको सेव और कंटिन्यू करने के बाद अगले स्तर पर जाना होगा। अगले स्तर पर फिर थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप पर अभ्यर्थी को पत्रव्यवहार और स्थायी पता अंकित करना होगा और उसको सेव एंड कंटिन्यू करने होगा। करने के बाद अगले स्तर पर नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 आपको करना है, अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हताएँ भरी जानी है। 4th स्टेप पर शैक्षिक अर्हताएँ भरी जाएंगी। अभ्यर्थी को अर्हताओं के संबंध में पूर्ण संतुष्ट होने के उपरांत ही प्रत्येक मांगी गई सूचना को स्पष्ट रूप से भरें। अंतिम रूप से भरने के उपरांत अर्हताओं को किसी भी प्रकार का संशोधन आयोग स्तर पर नहीं किया जाएगा। इसलिए जो है जो 4th स्टेप है उसमें आपको अपनी सारी क्वालिफिकेशन भरनी है और क्वालिफिकेशन को आप जिस पद के लिए डाल रहे हैं उस पद के अनुसार आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके लिए आप पहले से निश्चिंत हो जाइए, कंफर्म हो जाइए, तभी आप इस फॉर्म को भरिए और उसको भरने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप यानी 5th स्टेप पर पहुंच जाएंगे। 5th स्टेप पर उसको जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। क्या क्या 30 से 50 केबी के मध्य की जो है आपको फ़ोटो अपलोड करनी होगी। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर 30 से 40 केबी के मध्य हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। जन्मतिथि के प्रमाण हेतु हाई स्कूल का प्रमाण पत्र आपको जो है हाई स्कूल प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा और संबंधित विषय के स्नातकोत्तर उपाधि की अंक तालिका यानी एमए की आपको अंक तालिका, एमए या एमएससी की या एमएड की आपको अंक तालिका अपलोड करनी होगी।
अगर आप नेट स्लेट JRF और PhD हैं प्रमाण पत्र वाले हैं तो आपको नेट स्लेट JRF और PhD का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आरक्षित श्रेणी के हैं तो आपको आरक्षित श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र महिला के लिए पिता पक्ष की ओर से बना हुआ जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। दिव्यांगजन है तो दिव्यांगजन के लिए आपको प्रमाण पत्र जो है अपलोड करना होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उसका अपलोड करना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे JPG या PDF फॉर्मेट में 5th स्टेप पर। तो इन सभी प्रमाण पत्रों को अपलोड करने के पश्चात अभ्यर्थी से उनके विरुद्ध न्यायालय विवाद यानी FIR आदि संबंधित सूचना तथा किसी प्रतियोगी संस्थाओं द्वारा परीक्षाओं से वंचित करने व सेवा में कभी दंडात्मक कार्रवाई होने अथवा होने संबंधी प्रश्नों का उत्तर देना होगा कि आपके खिलाफ कोई भी आगे पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ कोई FIR या कोई परीक्षा से वंचित तो दीवार तो नहीं किया गया है या कभी कोई दंडात्मक कार्रवाई तो नहीं की गई। इस संबंध में प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में देना होगा, वो भरा जाएगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद लास्ट में एक शपथ दी गई है तो शपथ को स्वीकार करना होगा। शपथ स्वीकार करने के बाद उसके द्वारा भरी गई समस्त सूचनाओं के एक प्रीव्यू की जांच करेंगे, प्रीव्यू देखेंगे और जांच करने के उपरांत यदि अभ्यर्थी को अपने नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि समझ में आती है तो एडिट बटन पर क्लिक करके यथास्थान पर आवश्यक संशोधन कर देंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। यानी कि आप जब प्रीव्यू देखेंगे तो उसमें अगर आपको कोई भी गलती नज़र आती है तो आप नाम को छोड़कर बाकी सारी अपनी त्रुटियों को सुधार कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। एक बार आवेदन सबमिट करने के बाद उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकेगा, उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए प्रीव्यू देखें तो उसमें जो भी कमियां हों उसको सबको सुधार लें, उसके बाद ही आवेदन को फाइनल सबमिट करेंगे। अंत में उपरोक्त विवरण पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी को ऑनलाइन किए गए आवेदन हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा किया जाएगा। फिर नेक्स्ट छठा स्टेप है निर्धारित शुल्क जमा करना। परीक्षा शुल्क जमा किए जाने हेतु 2 बटन दिखाई देंगे जिसमें ऑनलाइन पेमेंट और या चालान द्वारा पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। आप अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन या चालान के द्वारा अपने शुल्क जमा कर सकते हैं। चालान से शुल्क देश भर में इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकता है। अगर आप चालान से कर रहे हैं तो आपको देश की किसी भी इंडियन बैंक की कोई भी शाखा में जमा कर सकते हैं। चालान द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने के 24 घंटे के बाद ही आप अपना आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करते हैं अगर आप ऑनलाइन मोड में अपनी फीस जमा करते हैं तो अंतिम तिथि 8 अगस्त 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन शुल्क को रात्रि 11:49 यानी 12 बजे तक आप इसको जमा कर दीजिएगा तथा उक्त तिथि को चालान से आवेदन शुल्क शाम 4 बजे PM 4 बजे तक ही जमा किए जा सकेंगे। यानी अगर आप चालान से जमा करें तो आपको 8 अगस्त के शाम 4 बजे तक जमा कर देना है और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपको रात्रि 12 बजे तक आप इसको जो है पेमेंट कर सकते हैं 8 अगस्त तक। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत सफलतापूर्वक जो है भुगतान प्राप्त होने की सूचना प्राप्त करेंगे और सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद ही अपने होम पेज पर जाकर रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन बटन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आरक्षण में क्या है दिया गया है कि केवल उत्तर प्रदेश के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के अभ्यर्थी हैं उनको ही जो है इसमें आरक्षण अनुमन्य होगा। जो उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग हैं उनको कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, चाहे वो EWS के हों, चाहे पिछड़े वर्ग के हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के हों। कि जो उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग हैं उनको, जो बाहर के अभ्यर्थी हैं उनको कोई भी आरक्षण लाभ नहीं दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ चाहने वाले जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो आरक्षित श्रेणी के समर्थन में परिशिष्ट 1 और 2 में उपलब्ध इसमें प्रमाण पत्र दिए गए हैं उसी निर्धारित प्रारूप पे अपने प्रमाण पत्र को आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी करवा लें और उसको यहाँ प्रस्तुत करेंगे। और ये है सारी आपकी वैकेंसीज कौन से सब्जेक्ट में क्या है जो पहले डाली जा चुकी हैं उतनी ही सारी वैकेंसीज हैं। कुल यहाँ पर 917 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं जिसमें से 756 पद जो हैं आपके कोविड महाविद्यालय से हैं और 161 पद आपके जो हैं महिला महाविद्यालय से जारी किए गए हैं। तो ये पदों की संख्या है और ये किस सब्जेक्ट में कितने हैं इसके बारे में हम पहले ही डाल चुके हैं और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं। तो ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इसका आप फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा और
इसके अलावा अगर और कोई जानकारी होगी तो हम आपको अवगत करते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।